हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में, जो संबंधित है आधुनिक बिहार के इतिहास से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने कल ही शुरू किया है बीपीएससी स्पेशल सीरीज़, जिसके अंतर्गत मैंने कहा है आपको कि बीपीएससी से संबंधित जो भी विषय हैं, खास करके बिहार से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था को लेकर के ये पूरा लेक्चर सीरीज चलेगा। तो उसी के दूसरे भाग में आए हैं। कल हमने शुरू किया था बिहार के इतिहास को, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इसका दूसरा वीडियो लेक्चर है। कल हमने कहाँ पे समाप्त किया था? तो कल हमारा समाप्ति हुआ था लेक्चर का, और उस लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे मुर्शीद कुली खां कैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद पे आसीन था। और फिर अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां किस प्रकार से वो बिहार का गवर्नर नियुक्त होता है, और किस प्रकार बिहार कितने समय में कितने भागों में ये बटा था। उस समय कौन कौन सी सरकारें थी बिहार में, जैसे कि मैंने चर्चा किया था कल, 7 सरकारें और 199 परगनों में विभक्त था हमारा बिहार उस वक्त। और 1732 में अलीवर्दी खां जो था वो बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और उसके पहले मुर्शीद कुली खां बिहार, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद पर आसीन था। और फिर बाद में किस प्रकार अलीवर्दी खां ने दिल्ली दरबार से, दिल्ली मतलब जो मुग़ल सम्राट था, उसकी दृष्टि में अपनी एक छवि बनाई और एक योग्य शासन अधिकारी हो गए थे। ये सारी कहानी हम लोग कल यहाँ तक समाप्त किए थे। आज कहानी इस पड़ाव से अब अगले पड़ाव पर रुकेगी, और फिर धीरे धीरे करके इसी तरह से ये कंटिन्यू होगी। इसके बाद क्या होता है? अलीवर्दी खां जब सम्राट की दृष्टि में एक योग्य शासन अधिकारी बन जाता है, तो उसके बाद की कहानी फिर क्या होती है, समझते हैं इस बात को। कि प्रारंभिक प्रयासों में मिली सफलता ने अलीवर्दी खां की जो महत्वाकांक्षा थी उसको बढ़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसने मुगल सम्राट के समक्ष प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा, और शाही अधिकार पत्र प्राप्त कर बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। नवाब के रूप में ताजपोशी के पहले अलीवर्दी खां को सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज के साथ गिरिया का युद्ध लड़ना पड़ा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है कि गिरिया का युद्ध, ठीक है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अलीवर्दी खां और सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज के बीच में, ओके। लेकिन इस लड़ाई में इसको जीत मिलती है अलीवर्दी खां को, और उसके बाद फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और इसके साथ साथ मुग़ल सत्ता की जो कमज़ोरियाँ थी वो स्पष्ट हो चुकी थी। नादिर शाह के आक्रमण ने पोल खोल दिया था मुग़ल सत्ता की कमज़ोरियों की, और इसका निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक लाभ मिलता है। किसको? मराठों को मिलता है, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिलता है। और ये दोनों प्रयास में थे कि किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार हो। एक तरफ मराठा भी चल रहा था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। मुग़ल सत्ता की जो कमज़ोरी थी वो सामने आ गई थी, ठीक है। ये सब हम लोग मॉडर्न इतिहास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भारत के संदर्भ में। अब मराठे जो थे, चूँकि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना चाहते थे, तो इसी के सिलसिले में, इसी क्रम में इन्होंने बंगाल के नवाब की सत्ता को चुनौती दी, ठीक है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी, दूसरी तरफ मराठों ने दी। मराठे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध शैली में परंपरागत थे, बहुत ज़बरदस्त थे इनकी युद्ध शैली, जो गुरिल्ला युद्ध शैली थी। और इस युद्ध शैली में परंपरागत होने के कारण उड़ीसा पर अधिकार तथा बिहार में चौथ की वसूली चाहते थे ये, ठीक है। चौथ एक प्रकार का टैक्स जो मराठे वसूलते थे, तो उड़ीसा के ऊपर ये अपना एक अधिकार चाहते थे, और साथ में बिहार से चौथ की वसूली चाहते थे, ठीक है। तो 1741 से लेकर 1751 के मध्य होने वाले मराठा आक्रमणों ने बिहार की अर्थव्यवस्था तथा उद्योग धंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया था उस वक्त में।
तो क्या कहानी हुआ, समझ में आया? ठीक है ना? ओके। उसके बाद मध्य प्रांत से लगने वाली बिहार तथा उड़ीसा की बहुत बड़ी आबादी अपना घर द्वार छोड़कर उत्तर बंगाल की ओर भागने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि ये युद्ध का एक पूरा माहौल बन गया था। मराठे बार बार आक्रमण कर रहे थे उस क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो उठकर बंगाल की ओर भागने लगी। मराठों के आक्रमण तथा विस्थापन द्वारा उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलीवर्दी खां ने मुगल सम्राट से मदद की याचना की, किंतु उसे कोई सार्थक सहयोग नहीं मिला। और इसी से बाध्य होकर अलीवर्दी खां ने फिर समस्या का निदान हेतु 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ और सुवर्ण रेखा नदी आप जैसा जान रहे होंगे, ये उस वक्त, अभी तो फिलहाल झारखंड में है, और तो 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ और सुवर्ण रेखा नदी के पार स्थित जो भूप्रदेश थे उसको मराठों को दे दिया और मराठों के साथ एक संधि कर ली। ठीक है, आखिरकार मराठे जो चाहते थे वो पाने में वो कामयाब हो गए और स्थिति को हैंडल करते हुए अलीवर्दी खां ने इनके साथ एक संधि कर ली। यद्यपि इसमें संदेह नहीं था कि अलीवर्दी खां के नवाब बनने के बाद बिहार की स्वतंत्र सत्ता का ह्रास हुआ था, फिर भी इतना सत्य है कि अपनी भौगोलिक बनावट के कारण बिहार के सामरिक महत्व में गुणात्मक वृद्धि हुई थी उस वक्त। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये इस स्टेटमेंट को आप नोट कर सकते हैं कि अलीवर्दी खां के नवाब बनने के बाद बिहार की स्वतंत्र सत्ता का ह्रास हुआ था, लेकिन यह भी सत्य है कि अपनी भौगोलिक बनावट के कारण, हम लोग पढ़ेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना को कि किस प्रकार से इसका कंप्लीट मैप था शुरुआत में, फिर कैसे कैसे ये टूटा, फिर छोटा हुआ, फिर कैसे कब ये झारखंड में बदला, इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब बिहार के ज्योग्राफी को हम लोग डील कर रहे होंगे तब। ठीक है, और फिर भौगोलिक बनावट के कारण बिहार के सामरिक महत्व में गुणात्मक वृद्धि हुई थी। फिर मराठों से निपटने के बाद अलीवर्दी खां के समक्ष दूसरी प्रमुख समस्या थी अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई स्वेच्छाचारिता। ठीक है, अंग्रेज़ों का मनमानापन, एक तरफ मराठे परेशान कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ परेशान कर रहे थे। तो फिर 1717 के फरमान के बारे में भी हम लोगों को जानने को मिला था, फारुखसियर का फरमान। ठीक है, अब इसमें जो रियायतें दी गई थी अंग्रेज़ों को, वो खुल करके उनका उपयोग कर रहे थे। ठीक है, और कंपनी के कर्मचारी अमीर होते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन रातों रात पूंजीपति बनते जा रहे थे। और चुंगी की चोरी, चुंगी एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, तो चुंगी की चोरी के कारण बंगाल के राजस्व वसूली पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था और खजाना खाली हो रहा था। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी अंग्रेज़ों के कारण। एक तरफ अलीवर्दी खां ने मराठों को हैंडल किया और दूसरी परिस्थिति ऐसे सामने आती हुई दिख रही है अंग्रेज़ों के कारण। और किस कारण से? चूँकि उसको शाही फरमान मिला हुआ था और उसका वो गलत उपयोग कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खां इस वक्त ना तो शाही फरमानों के द्वारा दी गई सुविधाओं को छीन सकता था और ना मात्र रह चुके मुगल सम्राट से सार्थक मदद की कोई उम्मीद ही कर सकता था। वह मात्र इतना प्रयास कर सकता था कि 1717 के शाही फरमान का कम से कम दुरुपयोग हो। अलीवर्दी खां ये चाहता था, ऐसा इसकी नीयत अच्छी थी। उसके बाद वहीं दूसरी ओर कंपनी के शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और अब उनका ध्यान अलीवर्दी खां के 3 करोड़ पाउंड्स के खजाने तथा 20 लाख पाउंड्स की वार्षिक आय पर था। अब एक तरफ कंपनी अलीवर्दी खां के इस धन को अपने कब्जे में करना चाहता था, अब उसके लिए वो धीरे धीरे करके साजिश रचेगा। अब इसी को हथियाने के लिए कंपनी ने महाषड्यंत्रकारी कर्नल स्कॉट ने बंगाल के हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति दुर्भावना का बीज जमन करते हुए, मतलब बीजारोपण करते हुए, बंगाल के सर्वाधिक अमीर व्यापारी एक थे उस वक्त अमीचंद, ठीक है, उसकी मदद से कई हिंदू राजाओं को अपनी ओर मिला लिया था। तो एक तरह का षड्यंत्र था, मुसलमान और हिंदू में भेदभाव की नीति को अपना करके उनमें फूट डालना ताकि कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, जो सांस्कृतिक जो मजबूती थी हमारी, वो सांस्कृतिक मजबूती कमज़ोर हो जाए। उसके बाद नवाब जो अलीवर्दी खां थे को इस षड्यंत्र की सूचना मिली, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कार्रवाई कर पाता, इसके पूर्व ही उसकी 10 अप्रैल 1756 को मृत्यु हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया जाने वाला अभियान टल गया। ठीक है, 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है।
उसे इस सब बातों का पता तो ज़रूर चला था कि कुछ इस प्रकार की साजिश हो रही है, उसको पद से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये सब बात अलीवर्दी खां को पता चल गया था, लेकिन वो कुछ कर पाता इसके पहले वो 10 अप्रैल 1756 को उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिराजुद्दौला, और ऐसा यह भी है कि सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का क्या था, अलीवर्दी खां उसके नाना थे, ठीक है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां उसके नाना थे। अलीवर्दी खां के इच्छा अनुसार ही वह बंगाल का नवाब बनता है, और उसकी कार्यसूची में सबसे पहले जो थी वो था कंपनी का नाफरमानी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, और सबसे पहली प्राथमिकता थी, द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि कंपनी के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। 25 वर्ष का युवा सिराजुद्दौला स्वभाव से क्रोधी तथा प्रवृत्ति से असंयमी था। उसके नवाब बनने से बंगाल के दरबार की कई महत्वपूर्ण हस्तियां नाराज थी। तो यहाँ पर फिर से एक साजिश का माहौल बन रहा है, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिलने वाला है आने वाले समय में। और जो परिवार के लोग इससे खुश नहीं थे, इस फैसले से, अलीवर्दी खां के इस फैसले से, और सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है, तो वो सभी लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और फिर उसी माहौल में 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, पलासी का युद्ध होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और यहाँ पे करारी हार होती है सिराजुद्दौला की। तो जो लोग इसके अगेंस्ट में थे उनके कुछ नाम इतिहास में अक्सर लिए जाते हैं। उसमें उसका मौसेरा भाई शौकत जंग था, मौसी घसीटी बेगम थी, मीर जाफ़र का नाम काफ़ी फेमस है, ठीक है, क्योंकि फिर सिराजुद्दौला के बाद यही मीर जाफ़र बनने वाला है, अंग्रेज़ों का कठपुतली। और कुछ पुराने पदाधिकारी थे और राजवल्लभ, ये कुछ पॉपुलर नाम हैं, पॉपुलर है ना, प्रख्यात नाम हैं जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे। और फिर बंगाल के अंग्रेजी कारखाने के प्रमुख जो थे वो थे रोजर ड्रेक ने स्थिति का समुचित लाभ उठाते हुए ऐसी साजिश की कि सिराजुद्दौला के समस्त सहयोगी उसके कट्टर शत्रु बन गए। जितने भी सहयोगी थे सब इसके कट्टर बन गए। फलस्वरूप प्रारंभिक दौर में जिस सिराजुद्दौला ने कंपनी को बलपूर्वक नवाब की सत्ता के समक्ष नतमस्तक करवाया था, उसे स्वयं 1757 के ऐतिहासिक पलासी के युद्ध में अपने ही दुष्ट संबंधियों तथा विश्वासघाती दरबारियों के षड्यंत्र तथा धोखे का शिकार बनना पड़ा। और यह 1757 का बैटल ऑफ पलासी ये हार जाता है। अपने ही लोग इसको धोखा दे देते हैं, अपने ही लोगों के षड्यंत्र का यह शिकार होता है, और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। मीर जाफर इसे मार देता है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी व्यापारियों ने पलासी युद्ध के परिणामों पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। ये बहुत बड़ा जीत था अंग्रेज़ों का, एक लैंडमार्क था। यहाँ से कहानी शुरू होती है एक्चुअली में अंग्रेज़ों की प्रभु सत्ता की। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भारत में अंग्रेज़ी व्यापारियों ने पलासी की युद्ध के परिणामों पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी और बदलते इस परिवेश में बंगाल के नवाब पद पर एक कठपुतली नवाब को बैठाया। जो कौन था? तो यही मीर जाफ़र था, जो सिर्फ एक नामात्र का नवाब था। मीर जाफ़र ने नवाब बनने के बाद अपनी स्वामी भक्ति पूर्णतः कंपनी को समर्पित कर दी, और जितने भी धन थे वो सभी धन अंग्रेज़ों में बांट दिए। जितने भी ऑफिसर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, उन सब में अपने अपने सारे धन बांट दिए थे। उसने नवाब बनने की खुशी में कंपनी के अधिकारियों के समक्ष शाही खजाने का मुंह खोल दिया और जमकर धन बांटे। कंपनी को 24 परगनों की जिम्मेदारी मिली, जिसकी वार्षिक आय अनुमानतः 1500 पाउंड्स की थी। इतना ही नहीं, क्लाइव ने कंपनी के लिए बिहार के शोरे व्यापार पर एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया। बिहार का जो शोरे का व्यापार था उसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव ने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बिहार से संबंधित, जो इतिहास में आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, बिहार के शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसके बाद? बैटल ऑफ पलासी के बाद। किससे? तो मीर जाफर से। कौन था वो? तो कठपुतली नवाब था, अंग्रेज़ों के द्वारा बैठाया गया, ठीक है। इसके बाद फरवरी 1760 में क्लाइव इंग्लैंड लौट गया और उसकी जगह जुलाई 1760 में बेनिस्टार्ट भारत आया, ठीक है, बेनिस्टार्ट। तो क्लाइव इंग्लैंड लौटा 1760 में और उसकी जगह पर 1760 में ही बेनिस्टार्ट भारत आता है। और इस समय तक मीर जाफ़र की अयोग्यता, काफ़ी अयोग्य राजा था ये, धन का अपव्यय, जमींदारों और सरदारों के विद्रोह के कारण शाही खजाना खाली हो चुका था, बिल्कुल बुरी तरह से खाली हो चुका था।
तथा आय के समस्त स्रोत सूख चुके थे। ठीक है। कंपनी शासकों ने मीर जाफर को नियमित रूप से सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझा था, किंतु अब इस मुर्गी की जो उत्पादन क्षमता थी वो समाप्त हो चुकी थी, कंगाल हो चुका था एक प्रकार से। धन बांट दिया था चारों तरफ, पूरी तरह से अयोग्य राजा था, और जो विद्रोह वगैरह चल रहे थे, किसी भी प्रकार का सही एडमिनिस्ट्रेशन ये करने में सक्षम नहीं था। तो कंपनी ने मीर जाफर को आर्थिक लाभ की दृष्टि से अनुपयुक्त पाकर उसे पदच्युत करने की योजना बनाई, और इसकी पूर्व सूचना मीर जाफर को मिल गई और उसने कंपनी द्वारा हटाए जाने से पूर्व स्वेच्छा अनुसार नवाब का पद त्याग दिया। ठीक है। अब चूंकि कंपनी को तो चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन मीर जाफर उसको प्रॉफिट लाके नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह खुद अयोग्य था, उससे कुछ संभल नहीं पा रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने इसे हटाने का निर्णय ले लिया, लेकिन वो हटाया जाता इससे पहले उसने ही अपना पद त्याग दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों की नज़र में मीर जाफर का दामाद मीर कासिम नवाब पद हेतु एक आदर्श विकल्प था। अक्टूबर 1760 में वह नवाब पद पर आरूढ़ हो गया। ठीक है। अक्टूबर 1760 में कौन बना नवाब? तो मीर कासिम बन गया नवाब। कौन था ये? तो दामाद था किसका? मीर जाफर का। ठीक है। फिर मीर कासिम यथासंभव अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्वक रहना तो चाहता था, किंतु मुर्शिदाबाद में रहते हुए उसके लिए शांतिपूर्वक राज्य के दायित्वों को पूरा करना संभव नहीं था। कलकत्ता काउंसिल के समीप होने के कारण कंपनी के कर्मचारी अनावश्यक तथा अनुचित ढंग से नवाब के प्रशासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। कलकत्ता से नज़दीक था ये, तो अंग्रेज बार बार उसके काम में दखलंदाजी किया करते थे, और फलतः नवाब के पद को अंग्रेजों के अवांछित प्रशासनिक तथा मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से मुक्त करने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है सामने से, कि कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, और गंगा नदी के किनारे एक अभेद्य किला बनवाया गया तथा सुरक्षा हेतु 40,000 सैनिकों की फौज का गठन किया गया। और कारण क्या दिया इन्होंने? तो बताया कि भाई वैसे तो कंपनी के समक्ष राजधानी परिवर्तन एक औचित्य बंगाल सूबे की विशाल भौगोलिक सीमा तथा प्रशासनिक अनिवार्यता बताया गया, किंतु सच क्या था? तो सच यह था कि मीर कासिम ने यह महसूस करते हुए कि शासक के रूप में वह अपनी प्रजा के प्रति अधिक उत्तरदायी है, न कि कंपनी के हितों के प्रति, अपने आप को अंग्रेजों के प्रभाव से निकालने की कोशिश की और कलकत्ता से दूर मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना डाला। बस अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप बार बार जो वो करते थे उसके प्रशासन के कार्यों में, उससे बचने के लिए, और चूंकि वो समझता था कि उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, इससे बचने के लिए उसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल जो था बंगाल का उसको मुंगेर शिफ्ट कर दिया। तो फिर से यहाँ से बिहार का संदर्भ आता है। ठीक है ना? तो अब ये दूसरा पड़ाव है हमारे इस पूरे लेक्चर का, कि किस प्रकार से हमने आज कहानी शुरू की। कहाँ से हमने आज कहानी शुरू की? कल जहाँ से हमने छोड़ा था कि अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां नवाब बनता है और मुगल सम्राट की दृष्टि में अपनी योग्य शासन अधिकारी की छवि बना लेता है। उसके बाद फिर अलीवर्दी खां के बाद शुजाउद सरफराज के साथ गिरिया का एक युद्ध है। ठीक है, ये युद्ध होता है। उसके बाद हमने समझा आज कि किस प्रकार से चैलेंजेस उसके सामने थे। एक तरफ मराठों का चैलेंज था, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का एक चैलेंज था, और फिर इसी चुनौतियों के बीच में अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ एक संधि किया। ठीक है, जिसमें कि 12 लाख रुपए का वार्षिक चौट और सुवर्णरेखा नदी के पार स्थित जो भूप्रदेश था उसे दे करके मराठों के साथ संधि कर लिया था। ठीक है, और फिर हमने समझा कि किस तरह से अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो सिराजुद्दौला था वह बंगाल का नवाब बनता है, और सिराजुद्दौला के जब वो साम्राज्य संभाल रहा था तो उस समय किस तरह से ऐतिहासिक 1757 का बैटल ऑफ पलासी होता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला के ही कुछ अपने लोग जो हम लोगों ने देखा, शौकतगंज, सिटी बेगम, मीर जाफ़र,
ये सब कुछ लोग थे राजबल्लभ जो सिराजुद्दौला के ही अगेंस्ट थे। और 1757 में ये युद्ध होता है और यहाँ पर अंग्रेज़ों की जीत होती है। ये काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ी जीत है अंग्रेज़ों की, ठीक है। और फिर कहानी उठ के आती है, सिराजुद्दौला के बाद कहानी उठ के आती है कठपुतली नवाब की ओर। और ये कठपुतली नवाब कौन था? तो ये था मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र। फिर मीर जाफ़र एक अयोग्य शासक था, उससे कुछ हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा खर्च हो चुके थे, जो बंगाल की जो पूरी धन थी वो समाप्त हो चुकी थी, अंग्रेज़ों को कोई लाभ इससे नहीं हो रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा इसको रिप्लेस करने का। तो अंग्रेज़ों ने रिप्लेस किया मीर जाफ़र को किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफ़र का दामाद था, ठीक है। और 1760 में मीर कासिम बन जाता है नवाब, ठीक है। और फिर यही मीर कासिम बाद में चल करके शिफ्ट करता है कैपिटल, कहाँ से कहाँ? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो आज इस पार्ट में इतना ही। फिर आगे की कहानी बिहार से कनेक्ट करते हुए हम लोग फिर आगे लेके चलेंगे इस बात को, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इसको, और समय पर सिलेबस समाप्त होगा, इसकी चिंता न करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।